बोलेंगे, व्यक्तित्व और कृतित्व पर बोलेंगे, आधिकारिक वक्तव्य के साथ बोलेंगे। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि और अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि डॉक्टर सुनील जोगी जी हमारे सामने अभी अभी इस समय प्रवेश किया है। मैं सीधे उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आएं और स्थान ग्रहण करें। और इसी क्रम में धनुष यज्ञ यही कारण हुई जिनकी वजह से, जिनके कारण से, जिनकी कलम से, जिनके विचारों से आज का ये दिन ईश्वर ने सृजित किया है। उनके पुस्तक के विमोचन के लिए मैं डॉक्टर कुसुम द्विवेदी मानसी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत हो, अभिनंदन हो। मानसी जी की ये आप अपना स्थान ग्रहण करें। मानसी जी हमेशा की तरह खुश मिजाज और जिंदगी को जिंदगी की तरह लेने वाली एक सशक्त महिला के रूप में, सशक्त लेखिका के रूप में, सशक्त मार्गदर्शक के रूप में, सशक्त प्रेरणा के रूप में हमारे सामने है। आज उनकी किताब का विमोचन होगा। मैं उनका मंच पर स्वागत करता हूं। हिंदी संस्थान का यह प्रसाल बहुत सारी बातों का, बहुत सारी उन घटनाओं का साक्षी है। यह संस्थान वो संस्थान है जहां से कालजयी रचनाएं और कालजयी रचनाकार समय के पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हैं अपनी पुस्तक के माध्यम से। और आज उसी महत्वपूर्ण दिवसों के क्रम में आज का दिन है। मानसी जी की पुस्तक समय के उन पृष्ठों पर छा जाएगी और आगे सैकड़ों हजारों साल तक याद रखा जाएगा कि इस देश के इतिहास में, देश के साहित्य में मानसी द्विवेदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है कविता के माध्यम से। चलिए हम स्वागत करते हैं, अतिथियों का स्वागत करते हैं। आप सब जो सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब अतिथि हैं और अतिथियों का जो नेतृत्व करता है, अतिथियों का जो प्रतिनिधित्व करता है, वो मुख्य अतिथि होता है। वो हमारे मंच पर हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता, जिनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम संचालित होगा, संयोजित हो रहा है, आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी और डॉक्टर सुनील जोगी जी, जिन्होंने 80 किताबें लिखी हैं। लगभग इसलिए लगाया है क्योंकि 80 से ज़्यादा किताबें हो सकती हैं। और डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, जिन्होंने हिंदी को सबसे ज़्यादा विदेशों में ले जाने का कार्य हमारे देश से किया है, हास्य व्यंग्य की कविताओं के माध्यम से वो मंच पर हैं। और मानसी जी अपनी ये दूसरी कृति लेकर के आपके सामने आई हैं। सबका स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है, गलियां सड़कें घर दुकानें चाहे जैसी हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। आप सब लोगों के अच्छे होने में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि साहित्य और कविता से जुड़े हुए आप सब लोग हैं। अगर ना जुड़े हुए होते, कोई किसी को यूं ही कहीं पर लेकर के नहीं आ जाता है। आप निश्चित रूप से कविता के मर्मज्ञ हैं, साहित्य के मर्मज्ञ हैं और समय को समझने के मर्मज्ञ हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय एच.एन. द्विवेदी जी, जो मानसी जी के छोटे भाई भी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के समारोह के अध्यक्ष उदय दादा को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। डॉक्टर एच.एन. द्विवेदी जी। बुके देकर के स्वागत। और इसी क्रम में मैं श्री अखिल पांडे जी को निवेदन करूंगा। श्री संदीप सिंह जी, कृपया हमारे मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मैं आदरणीय बिंदा पांडे जी से भी अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आकर के हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें बुके दे करके।
मैं निखिल पांडे और अर्चित राय जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर कि आएं और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील जोगी जी का स्वागत कर निखिल पांडे और अर्चित राय, अच्छा वो अभी आ रहे हैं। मैं श्री एच.एन. द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि पुनः मंच पर आएं और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील जोगी जी का स्वागत कर। मैं अभय सिंह निर्भीक और क्षितिज उमेंद्र को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आएं और डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी का स्वागत करें। यह सज्जन परिवार की जो नई पीढ़ी लखनऊ से निकली है, जिसमें क्षितिज, नीतीश, अभय सिंह निर्भीक, संदीप, चंद्रेश, बहुत सारे लोग हैं, युवा लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और अच्छी कविताओं के माध्यम से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती संतोष राणा जी को कि आकर के आज की लेखिका कुसुम द्विवेदी जी का बुके देकर के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और शीघ्रता से हम लोग उन पलों की ओर बढ़ें जिन पलों के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, विमोचन की ओर। लेकिन उससे पहले हम माँ वाणी का आशीर्वाद प्राप्त करें, दीप प्रज्वलन कर हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं अपने सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, उद्घाटन करेंगे। आदरणीय ए.पी. मिश्र जी, डॉक्टर सुनील जोगी जी, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, मानसी जी, कौन आ जाएंगे? तो हमने दी थी, तो घर में भूल आई थी, यहाँ इमरजेंसी में इतनी ही पुस्तकें हो पाई हैं। पता नहीं है पता भारी वंदना बदलनी कोई जगह अभी नहीं है। पूछो कहाँ फोन करने से बता दिया कोई और भारी वंदना का होगा उसको बुलाया जल्दी आप समय नहीं। दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हुआ। माँ सरस्वती का आशीर्वाद, माँ वीणा का आशीर्वाद जो हम लोगों को निरंतर प्राप्त होता रहता है, जिनके माध्यम से हम कोई कृत्य लेकर के आते हैं, हम कुछ लिखते हैं। इस बीच मैंने माल्यार्पण के लिए जिन लोगों का नाम लिया था वो आ चुके हों, तो निखिल पांडे और अर्चित राय, मैं इनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आ जाएं, क्योंकि यह एक पारिवारिक कार्यक्रम है, घर का कार्यक्रम है और ये जो युवा पीढ़ी है, इन लोगों की अपनी भावनाएं होती हैं, पूरी भावनाओं को लेकर के यहाँ पर आए हैं। अपनी एक इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है, निश्चित रूप से हम उनको सम्मान देते हैं। निखिल पांडे जी, अर्चित राय जी, आप मंचासीन सभी अतिथियों का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे और इधर से माला राजन पंडित जी कृपया उठा करके दे दें।
आइए माल्यार्पण करें। निखिल पांडे, अर्चित राय। हमारा परम सौभाग्य है जब हम कुछ अच्छा करने चलते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक ऊर्जाएं हमारा साथ देने को निकल पड़ती हैं। और उसी सकारात्मकता के क्रम में मैं देख रहा हूं कि हमारे मध्य हमारे सबके बहुत लोकप्रिय, दिल के बहुत नज़दीक, बहुत अच्छे कवि, लेखक और हिंदी संस्थान के पूर्व निदेशक रहे डॉक्टर सुधाकर अदीप जी हमारे सामने बैठे हैं। मैं सर आपको सामने बैठे होने नहीं दे सकता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मंच पर आएं। कृपया जोरदार तालियां बजा करके डॉक्टर सुधाकर अदीप जी का स्वागत करें। डॉक्टर सुधाकर अदीप जी की कई कृतियां हम लोगों के सामने आई हैं, विमोचित हुई और काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। और हिंदी संस्थान का ये सौभाग्य रहा है हमेशा कि यहाँ पर जो निदेशक भी होते हैं वो लेखक ही होते हैं। ये मैं आदरणीय राजेंद्र पंडित जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर सुधाकर अदीप जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाएं। आए उस माँ को नमन करें जो हमसे सृजन कराती है। आए उस माँ को नमन करें जो हमसे सृजन कराती है। मन के आवेगों के ऊपर जो शब्द सुमन धर जाती है। आओ उस माँ को नमन करें जिसने हमको वरदान दिया, वाणी में अमृत छलकाकर इस मंच पे ये स्थान दिया। मैं वाणी वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री देवेश तिवारी जी को कि आएँ और वाणी वंदना कर इस कार्यक्रम को गति दें। श्री देवेश तिवारी जी हमारे बीच में दिल्ली से आज ही आए हैं। बहुत अच्छे कवि ही नहीं बल्कि ज्योतिषाचार्य भी हैं। मैं उनका मंच पर स्वागत करता हूं। आप लोग जोरदार तालियों से श्री देवेश तिवारी जी का स्वागत करें। माँ के चरणों में कुछ शब्द पुष्प रखने का आदेश हुआ है। सीधे सीधे गीत देखिएगा। श्वेत वसना मातु वीणा पाणी यह उपकार कर दे। श्वेत वसना मातु वीणा पाणी यह उपकार कर दे। प्राणियों की भावना में एकता का प्यार भर दे। प्राणियों की भावना में माँ तुम्हारे चरण रज की कामना मन में लिए है। माँ तुम्हारे चरण रज की कामना मन में लिए है। आस में आशीष की ही सांस के जलते दिए हैं। आस में आशीष की ही सांस के जलते दिए हैं। तंत्रिका के तार को, तंत्रिका के तार को झंकार कर उद्धार कर दे। प्राणियों की भावना में एकता का प्यार भर दे। प्राणियों की तो ज्ञान किंचित भी नहीं है, पथ भ्रमित बालक तुम्हारा। ज्ञान किंचित भी नहीं है, पथ भ्रमित बालक तुम्हारा। है विवश व्याकुल व्यथित, हे माँ तू बढ़ कर दे सहारा। है विवश व्याकुल व्यथित, हे माँ तू बढ़ कर दे सहारा।
मन विकारों से भरा है, मन विकारों से भरा है, शक्ति का संचार कर दे, प्राणियों की भावना में एकता का प्यार भर दे, प्राणियों की भाव। तो क्रोध लालच मोह तीनों तानते तन पर दुधारे, क्रोध लालच मोह तीनों तानते तन पर दुधारे, क्रोध लालच मोह तीनों। तो माँ तू मेरे अवगुणों के पुंज का संघार कर दे, माँ तू मेरे अवगुणों के पुंज का संघार कर दे, प्राणियों की भावना में एकता का प्यार भर दे। और अंतिम पंक्ति निवेदित है कि आप कैसे धैर्य धारें देश में जब क्लेश हो, आप कैसे धैर्य धारें देश में जब क्लेश हो, भक्ति में अनुरक्त चरणों में पड़ा देवेश हो, भक्ति में अनुरक्त चरणों में पड़ा देवेश हो। शब्द दे स्वर दे दिशा दे, शब्द दे स्वर दे दिशा दे, बुद्धि का भंडार भर दे, प्राणियों की भावना में एकता का प्यार भर दे, एकता का प्यार भर दे। जय मां सरस्वती। माँ वीणा का आशीर्वाद इस मंच को प्राप्त हुआ। बहुत बहुत साधुवाद श्री देवेश तिवारी जी को। हमारा सौभाग्य था कि इतने बड़े ज्योतिष के विद्वान और कवि श्री देवेश तिवारी जी दिल्ली से आज ही आए और हमारे मध्य। अब हम बढ़ते हैं उन पलों की ओर, उस विशेष प्रयोजन की ओर जो इतिहास बनाता है। दरकती दीवार जो मानसी जी की किताब है, इस किताब का जो शीर्षक है दरकती दीवार, ये स्वयं में एक बहुत बड़ी व्याख्या आपके मन से निकलेगी अगर आप इस विषय को ही चिंतन मनन करेंगे कि दरकती दीवार, आखिर दीवार दरकती क्यों है? कोई दीवार है वो दरकती क्यों है? वो ये दीवार एक प्रतीक है। ये दीवार वो घर की दीवार नहीं है, ये दीवार एक प्रतीक है। और वो दीवार प्रेम की हो सकती है, भावुकता की हो सकती है, संवेदना की हो सकती है, संबंधों की हो सकती है, रिश्तों की हो सकती है और आपकी कल्पना की उड़ान की भी हो सकती है। तो ये दरकती दीवार का विमोचन के वो पल आ रहे हैं। एक किताब जब आपके सामने आती है, उसके पीछे जो रचनाकार, जो कवि अपनी भावनाओं को लिखता है, कागज पर उतारता है, उसके पीछे एक बड़ी यात्रा होती है, एक मानसिक यात्रा होती है, जो हमने ज़िंदगी जी होती है, जो हमने पढ़ा हुआ होता है, जो हमने समझा होता है, जो हम रिश्ते निभाते हैं, जो ज़िंदगी जीते हैं। रोज़ सुबह एक नया पैगाम लेकर के आती है, हर नया दिन कुछ नई बातें लेकर के आती है, कुछ नए आयाम लेकर के आती है। उनमें से जब हम कुछ बातें मन के अंदर संजोते हैं तब एक कविता बनती है। मैं कविता की इस किताब का विमोचन हूँ, उससे पहले यहाँ पर सारे सुधी लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक कविता बनने में कितनी मेहनत पड़ती है, किस यात्रा से गुजरना पड़ता है, कि संवेदना के सिंधु में जो बह गया होगा, संवेदना के सिंधु में जो बह गया होगा, वेदना के गीत सारे कह गया होगा, वेदना के गीत सारे कह गया होगा। या प्रफुल्लित मन कभी नभ में उड़ा होगा, गीत तब श्रृंगार बन जग से जुड़ा होगा।
और या विसंगति कोई मन को भेदती होगी, व्यंग की कविता किसी ने तब लिखी होगी, और देश की खातिर कभी जब सर कटे होंगे, ओज के तब गीत मोर्चे पर डटे होंगे। इन मनस्थितियों की जब हम यात्रा करते हैं तब जाकर के एक कविता बनती है। कभी उस कविता को बनने में 1 महीना लगता है, कभी 1 साल लगता है, और कई बार पूरी जिंदगी अतृप्त सी चली जाती है और हम उस भाव को नहीं लिख पाते जो मूल भाव हमारे मन मस्तिष्क में आया। तो हमारी मानसी जी हम सबके बहुत प्रिय हैं, और जितना भी मानसी जी के व्यक्तित्व कृतित्व को हम सब लोगों ने जाना है, यह दरकती दीवार लगभग उनके उसी व्यक्तित्व का आईना है। आप सब जब इस किताब को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कविता तो मिलेगी ही, मानसी जी की संवेदनाओं के भी दर्शन होंगे इस किताब में। मैं चाहता हूं कि अब इस किताब का विमोचन हो। आदरणीय राजेंद्र पंडित जी इस किताब को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, सभी विशिष्ट अतिथि, लेखिका, सब लोग मिलकर के हम इस किताब का विमोचन करेंगे। वक्त साक्षी बनेगा। यह किताब नीरज अरोड़ा जी कृपया मंच पर आ जाएं। दिव्यांश प्रकाशन से यह किताब आप सबके सामने लोकार्पित हो रही है। और हिंदी संस्थान की परंपरा रही है कि यहाँ जो भी पत्रकार फोटोग्राफर आते हैं वे पोडियम के पास से फोटो खींचना शुरू करते हैं, वहाँ तक ले जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे, ये पल लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये 2016 11 जून की तिथि इस बात की साक्षी है कि मानसी जी की यह दूसरी कृति आपके सामने है। पहली कृति 2004 में आई थी, एक अंजुरी धूप, और उस कृति के 12 वर्ष पश्चात ये दूसरी कृति दरकती दीवार आपके सामने है, लोकार्पित हो रही, विमोचित हो रही है। मैं मानसी जी की ओर से कहना चाहता हूं कि तुम इसे स्वीकार करना, मैं इसे साभार तुमको सौंपता हूं, यह नहीं उपहार कोई, बस हृदय का प्यार तुमको सौंपता हूं। पुस्तक का विमोचन हुआ और इस पुस्तक पर मानसी जी सबके हस्ताक्षर प्राप्त कर लें। पुस्तकें हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत महत्व रखती हैं। किसी भी देश और समाज परिस्थितियों और घटनाओं का एक सिलसिलेवार चित्रण होती हैं, सोच का चित्रण होती हैं पुस्तकें, और उसी सोच का चित्रण, यह खाली मानसी जी की सोच का चित्रण नहीं है इस किताब में, बल्कि उस संवेदना का प्रतिनिधित्व है जो बहुतों की संवेदनाओं से इनकी कविताएं टकराती होंगी, इनके एहसास टकराते होंगे। इस कविता में जो भी कविताएं हैं किसी न किसी एहसास के धरातल पर लिखी गई हैं, किसी न किसी भावना को प्रतिरूपित करती हैं, और वह भावनाएं आपकी भी हो सकती हैं, मानसी जी की स्वयं हैं या वक्त की पंडित जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ जी। चलिए, विमोचन हुआ और अब इस कार्यक्रम को हम व्यक्तित्व, कृतित्व, रचनाओं से जोड़ते हैं, और हम आमंत्रित करना चाहेंगे यहाँ पर उद्बोधन के लिए आज की इस किताब पर, जो आधिकारिक रूप से शायद इस किताब को भाई सर्वेश अस्थाना जी से ज़्यादा कई बार उन्होंने पढ़ी है, उससे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ी होगी, बल्कि सर्वेश जी को कई रचनाएं इस किताब की याद भी हैं। हम लोग अभी कार्यक्रम के पहले बैठे थे, सर्वेश जी ने 3-4 रचनाएं हमें सुनाई इसकी। तो जब रचनाओं में प्रभाव होता है, रचनाओं में संवेदना होती है, तो सीधे दिल के अंदर उतरती हैं रचनाएं और वो याद भी हो जाती हैं। तो मैं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर आ करके अपने मुख्य वक्ता के रूप में इस पुस्तक के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में और कुसुम द्विवेदी मानसी जी की साहित्यिक यात्रा के बारे में जो कुछ भी कहना चाहें कहें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भाई सर्वेश अस्थाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महान जी। मंच पर उपस्थित
डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय AP मिश्रा जी, सुधाकर अदीप जी, डॉक्टर सुनील जोगी जी और इस कृति की रचनाकार मानसी जी। मानसी जी से मेरा परिचय अभी 1 साल का पूरा नहीं हुआ है। इनकी एक CD बननी थी और किसी ने मुझसे संपर्क किया कि एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं, उनकी CD बननी है और हम चाहते हैं कि आप उसका संचालन कर दें, आप प्रेजेंट कर दें उसमें उसको। मेरी कोई मुलाकात नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, ये बिल्कुल सच है। फिर मानसी जी का फ़ोन आया मेरे पास, हमने कहा कि एक बार मुलाकात तो आपसे ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आपकी कविताओं को प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हम आपको जानते ही नहीं हैं, तो हम बोलेंगे क्या, हमारे अंदर कोई भाव उत्सर्जित नहीं होगा। तो हमारे ग्राम्य संदेश अखबार के ऑफिस में मानसी जी आई। जब वो सीढ़ी से उतर रही थी और मेरे केबिन की तरफ बढ़ रही थी तो शीशे से मुझे दिखाई पड़ा, यकीन मानिए इनके माथे पर एक चंदन का तिलक लगा हुआ था और गर्दन पर भी चंदन था। मुझे लगा कि एक अजीब समय, मैं उस दृश्य को बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एक अद्भुत सी ऊर्जा सी लगी। हमें लगा कि कोई बहुत सकारात्मक सोच का कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है। और जिस शिष्टता और शालीनता से डॉक्टर मानसी जी उस दिन हमसे मिली, मुझे लगा कि किसी भी व्यक्तित्व को लोकप्रिय होने के लिए जिस शिष्टता और शालीनता की आवश्यकता है और जिस मंद स्मित की आवश्यकता है, जिस एक छोटी सी मुस्कुराहट की आवश्यकता है, जो आपको अपने घर की बहन सी मुस्कुराहट नज़र आए, जो आपको अपने घर की बेटी की मुस्कुराहट जैसी नज़र आए, जो आपको बहुत अपनापन सा दे जाए, मुझे लगा कि ये ठीक ही होंगी और अच्छी व्यक्तित्व होंगी। इनके साथ इनका बेटा हनु भी था। उसको देखा तो कुल मिलाकर के एक ऐसा वातावरण मेरे मन में बन गया कि मैं बता नहीं सकता। एक अद्भुत उत्साही वातावरण, एक अद्भुत आत्मीय वातावरण, एक अद्भुत आशीर्वाद देता हुआ सा वातावरण। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई बहन आ गई हो या मेरी कोई बेटी आ गई हो। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, पहली बार मुझे लगा कि इस तरह के व्यक्तित्वों का होना बहुत आवश्यक है। फिर इन्होंने अपने कुछ गीत सुनाए, उनमें कुछ इस्लाह भी की, हमने कुछ परिवर्तन, कुछ थोड़े थोड़े तुकांत का अंतर था या कुछ था। फिर उसके बाद गोमती एजेंसी में हमने इनका रिकॉर्ड जब किया तो मैंने जाना कि मानसी के भीतर एक सर्जक की, एक सृजनकर्ता की जो सारी खूबियां होनी चाहिए वो हैं। इनके भीतर वो तड़प भी है, इनके भीतर वो उत्साह भी है, इनके भीतर वो मुस्कुराहट भी है, इनके भीतर वो आंसू भी हैं और इनके अंदर वो हौसला भी है और इनके अंदर वो भय भी है जो एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जो एक रचनाकार के अंदर होना चाहिए। ये मुझे नजर आया। अंजुरी भर धूप इनकी पहली किताब, उस किताब वो एमेच्योर है, एक बहुत कम उम्र की लड़की की रचना है वो। उसमें भावाभिव्यक्ति तो है, उसमें हृदय के उद्गार तो है, लेकिन उसमें कविता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने की यात्रा की शुरुआत भर है जो इनकी पहली किताब थी। लेकिन ये किताब जो दरकती दीवार है, ये अद्भुत किताब है। जैसा मुकुल जी ने थोड़ा सा इंगित किया कि ये दीवार कौन सी हो सकती है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ये नजर आता है कि इसमें 3 किस्म की दीवारें दरकती हुई नजर आती हैं। पहली दीवार जो दरकती हुई नजर आती है वो ये है कि सामाजिक मूल्यों के क्षरण की एक दीवार है, जिसमें सामाजिक मूल्य क्षरित कहीं पर हो रहे हैं और उस क्षरण से आहत है रचनाकार और उस दीवार को दरकाना चाहता है, दरका करके उसको गिराना चाहता है। सबसे पहली बात तो इसमें ये नजर आई। दूसरी चीज जो नजर आई वो दर्द की दीवार को अपनी कविताओं से दरकाने का प्रयास है। मानसी की इस किताब में ज्यादातर 80% जो कविताएं हैं वो दर्द से भरी हुई हैं
और दर्द वही महसूस कर सकता है जिसके हृदय में एक माँ का हृदय होगा, जिसके मन में, जिसके भीतर एक बहन का हृदय होगा, जिसके भीतर उस नारी का हृदय होगा जो सामाजिक चित्रों को देखती है और उसके धुंधले होते हुए रंगों से आहत है और उनमें वो रंग भरना चाहती है कि समाज का चित्र फिर से उसी तरह से चमकदार हो जाए, उसी तरह से सुंदर हो जाए और उसी तरह से मनभावन और दृश्य भावन और भुवन मोहन हो जाए। वो ऐसा कुछ इनकी दीवार। तीसरी दीवार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो ये दरकाना चाहती हैं। एक लड़की चारों तरफ से किसी आक्रमण का शिकार हो, मुझे इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका परिवार बहुत ही अच्छा है। इनके बड़े भाई डॉक्टर एच.एन. द्विवेदी से मेरी मुलाकात है। एक चारों तरफ से सामाजिक आक्रमण हो, चारों तरफ से विसंगतियों का आक्रमण हो, चारों तरफ से विद्रूपताओं का आक्रमण हो और चारों तरफ से विकृतियों का आक्रमण हो। उन चारों पांचों आक्रमणों के बीच में कोई व्यक्ति उस कवच को पहनकर बैठा हुआ हो जो विचारों का कवच हो, अपने हृदय की दृढ़ता का कवच हो और अपने भीतर की उस हिम्मत का कवच हो जो उन सारे आक्रमणों से लड़ना चाहता है। ये इस किताब की खुसूसियत है, खास बात है, विशेषता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। विशिष्ट और मुख्य वक्ता होने का अर्थ ये नहीं है कि मैं 40-50 मिनट तक बोलूँ। मैं सिर्फ सारगर्भित कुछ बातें कहना चाहता हूँ, उसमें से काफ़ी बात मैं कह चुका हूँ। इन्होंने जो पहली रचना की जो मुझे बहुत हांट की, दीवार दरकती है, दीवार दरकती है, दहलीज पर खड़ी हूँ, जाऊँ तो किधर जाऊँ, कश्मकश में पड़ी हूँ। ये दो पंक्तियाँ ही किसी भी रचनाकार का जीवन होती हैं, वो चाहे दादा उदय प्रताप जी हों, चाहे आदरणीय ए.पी. मिश्रा जी हों, जिनकी पुस्तक मैंने अभी पढ़ी, अद्भुत अद्भुत पुस्तक डॉक्टर आदरणीय ए.पी. मिश्रा जी ने लिखी, उस पर चर्चा आज नहीं होनी है क्योंकि मानसी जी पर चर्चा होनी, चाहे सुनील जोगी हों या हमारे आदरणीय अदीप जी हों। ये जो दो पंक्तियां हैं ये किसी भी रचनाकार के लिए रचना कर्म का बिंदु है। यहीं से रचना प्रारंभ होती है। दीवार दरकती है, दहलीज पर खड़ी हूँ, जाऊं तो किधर जाऊं, कश्मकश में पड़ी हूँ। ये जो कश्मकश है यही भीतर से सृजन कराती है। जब कश्मकश सृजन कराने के लिए चलती है तो वो अकेली नहीं होती है, उस कश्मकश के साथ कुछ और धाराएं आकर जुड़ती चली जाती हैं जो हमें सर्जना के लिए प्रेरित करती हैं। फिर इनकी दूसरी रचना है जिसकी मैं सिर्फ दो पंक्तियां कहूँगा। मेरे जीवन पृष्ठों को पढ़ पढ़ करना उपहास नहीं, करो श्रृंखलाबद्ध भले ही पर होगा विश्वास नहीं। ये सफाई देने की कोशिश रचनाकार की है कि हम जो कह रहे हैं इस पर आप विश्वास करें या न करें, लेकिन जीवन हमारा ये है। और इस पूरी पुस्तक में आद्योपांत इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो एक एक रचना मानसी के व्यक्तित्व के सोच की, मानसी के व्यक्तित्व में घटी घटनाओं की, मानसी के विचारों के समुद्र पर उठती हुई लहरों की और मानसी के वैचारिक और सर्जक धरातल पर उठते हुए पहाड़ों की अभिव्यक्ति करती हुई नजर आती है ये पुस्तक। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं चूंकि एक साहित्यिक पत्र का संपादक हूँ तो मेरी निष्ठुरता भी खुलकर बोलेगी, वो भी मैं बोलूँगा। सबसे जो बड़ी ताकत है इस किताब की, भावाभिव्यक्ति बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर अंतर्वेदना, अंतरचेतना और उत्साह का पूरी तरह से इसमें चित्रण है, पूरी तरह से इसमें उसकी मुसव्वरी है, उसमें चित्रांकन है उसका। इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं। अब संपादक बोलना चाहता है। इस पुस्तक में जो रचनाएं हैं इनकी कहीं कहीं पर क्राफ्ट को लेकर के थोड़ा कमजोरी महसूस करती हैं, लेकिन क्राफ्ट इनकी भावाभिव्यक्ति के सामने दब जाती है। भावाभिव्यक्ति बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए क्राफ्ट की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जब क्राफ्ट की कसौटी पर हम कसने चलते हैं तो लगता है कि शायद जो छांदिक परंपरा है, जो हमारी पिंगल है, जो हमारी व्याकरणीय जो परंपराएं हैं हिंदी साहित्य के पद्य लेखन की, उनमें कहीं कहीं पर कोई रचना थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आती है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि वो कमज़ोरी इसलिए नकार देनी चाहिए क्योंकि मैं इस बात का समर्थक हूं कि अगर अभिव्यक्ति उस जंजीर की वजह से पूरी तरह से ना हो पाए तो उस जंजीर को तोड़ देना चाहिए। मैं आज़ाद कविताएं, आज़ाद नज़में, खुली कविताएं, नई कविताएं, ये शायद इसी सब कारणों से आई साहित्य में कि हम अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित तो कर सकते थे, अनुशासित तो कर सकते थे, लेकिन हम उसको पूरी तरह से खुलकर दे नहीं पा रहे थे। इसलिए कुछ कविताएं इनकी नई कविताएं हैं।
एक कविता मैं इसमें जिक्र करना चाहता हूं जिसमें मानसी खुलकर निकल करके आती हैं, वो है इनकी पापा की कविता। मैं उस कविता को सुनाऊंगा नहीं, आप किताब खरीदिए आज और उसको पढ़िए। जो पापा की कविता है, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस कविता को सुनेगा, पढ़ेगा, तो वो समझ जाएगा कि मानसी एक श्रेष्ठ रचनाकार है जिसके भीतर पारिवारिक मूल्य, आत्मीय उत्साह और भीतर से निकलती हुई वो तमाम धाराएं हैं जो परिवार को एक रखना चाहती है, जो पिता के प्रति समर्पित रहना चाहती है, जो अपने भाई के लिए बहुत समर्पित है, जो अपनी माँ के लिए समर्पित है। ये तमाम सारी चीजें मानसी की इस कविता के अंदर दिखाई पड़ती हैं। मानसी की आखिरी कविता है, इस किताब की आखिरी से पहली है या आखिरी है, अभिमन्यु। वो कविता भी मानसी के रचना धर्म को परिलक्षित करती है। आप इतने सारे लोग मानसी के प्रिय लोग हैं, इसलिए आप इस पुस्तक लोकार्पण में आए हैं। इनकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, इनके अंदर प्रेषण की क्षमता जबरदस्त है, इनके अंदर व्यक्तियों को बांधने की क्षमता, इनके व्यक्तित्व में एक अजीब कशिश है कि जो भी इनसे मिलता है ये उसको अपने घर की सदस्य जैसी लगने लगती हैं। यही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो भी मिले वो अपना अपना सा लगे। इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं, उसमें अपने से क्यों लगते हो, सारी चीज़ें हैं। मैं इन शॉर्ट, हालांकि बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, मैं इन शॉर्ट फिर ये कहना चाहता हूँ कि मानसी की ये दरकती दीवार एक मजबूत भवन के रूप में है जिसमें तमाम गवाक्ष हैं, तमाम उसमें ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कविता के विभिन्न कोण आपको दिखाई पड़ेंगे, अभिव्यक्ति के विभिन्न आयाम आपको दिखाई पड़ेंगे, भावनाओं के विभिन्न झीने पर्दे आपको दिखाई पड़ेंगे जिससे समाज झलकता हुआ दिखाई पड़ेगा, रिश्तों की वो तमाम सारी खिड़कियां दिखाई पड़ेंगी जिनमें रिश्तों के सच आपको नजर आएंगे, उसमें आत्मीयता की वो तमाम छतें दिखाई पड़ेंगी जिनमें व्यक्ति परिवार का तो नहीं है लेकिन वो परिवार से बढ़कर दिखाई पड़ रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मानसी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीवन में और रचनाएं करें और किताबें लिखें। जब ये 100 साल की हो जाएं तब ये अपनी 100वीं किताब अपनी लाएं और उस किताब के लोकार्पण में भी हम सब लोग हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर्वेश अस्थाना जी। इन्होंने अपने उद्बोधन में कृतित्व और व्यक्तित्व को जोड़ते हुए जो परिभाषा दी है, मानसी जी निश्चित रूप से उसी परिभाषा के आसपास हैं। मैंने भी मानसी जी की किताब 2-3 बार तो पूरी पढ़ ही डाली है। वो इसलिए 2-3 बार पढ़ डाली क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इनकी केंद्रीय सोच, सेंट्रल थीम क्या है, इनके सोचने का एक अंदाज क्या है कविता लिखने के पहले। तो मैंने अपने स्तर से ये देखा है कि अगर आप इस किताब के पृष्ठ 32 पर जाएंगे तो वहाँ पर एक कविता है क्यों, उसका शीर्षक है क्यों। वो क्यों इनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो क्यों सिर्फ यह पूछता है। पहले मैंने इस कविता को पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद पुरुषवाद के खिलाफ एक आवाज़ है, लेकिन नहीं। मैंने जब फिर दूसरी बार ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगा कि यह पुरुषवाद के खिलाफ नहीं है, एक न्याय के साथ खड़े होने की आवाज़ है। उस क्यों में मानसी जी ने कहा है कि सीता जी को जो वनवास दिया गया वो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वो भगवान राम की गलती तो नहीं कहा इन्होंने, लेकिन भगवान राम के उस न्याय के लिए एक अंदर आपके विचार था कि एक राजा के रूप में वो कोई दूसरा निर्णय ले सकते थे। ये विवेचना का विषय हो सकता है, लेकिन आपकी केंद्रीय सोच ये है कि आप रिश्तों को संवेदनाओं से जोड़ करके देखती हैं और वो जो संवेदनाएं टूटती हैं समाज में तो भावुकता पैदा होती है, और जब भावुकता पैदा होती है तो रचना जन्म लेती है, और तब रचना जन्म लेती है तो एक पूरी रचनाओं का सिलसिला बन करके दरकती दीवार के रूप में आपके सामने आता है। एक बार अच्छे से तालियां मानसी जी की इस कृति के लिए। वैसे तो इस समय डॉक्टर सुनील जोगी जी की शताब्दी ट्रेन है, उन्हें निकलना है, लेकिन मैं इस समय आमंत्रित करना चाहता हूं स्वयं इस किताब की लेखिका, इस पुस्तक की लेखिका आदरणीय मानसी द्विवेदी जी को कि
डॉक्टर सुनील जोगी जाने से पूर्व उनकी एक कविता सुनेंगे, हम सब लोग सुनेंगे, आप सब लोग सुनेंगे कि आखिर उनकी कविता का उनका भाव पक्ष क्या है, जो कविताएं यहाँ पर सुनाएंगी। मैं 4 पंक्तियाँ उनके लिए कहना चाहता हूँ, मानसी जी के लिए कहना चाहता हूँ कि इस ज़माने से बहुत डरने लगी हैं, इस ज़माने से बहुत डरने लगी हैं, ख्वाहिशें अब खुदकुशी करने लगी हैं, ख्वाहिशें अब खुदकुशी करने लगी हैं, दिल का मंदिर तोड़कर अब आस्थाएं आस्तीनों में कहीं पलने लगी हैं, दिल का मंदिर तोड़कर अब आस्थाएं आस्तीनों में कहीं पलने लगी। इन्हीं आस्थाओं को बहुत महीन ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर मानसी ने संयोजित किया है इस पुस्तक में। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आएँ, अपनी 2 रचनाओं का पाठ यहाँ पर करें मानसी जी। और एक आपकी तरफ से भी निवेदन है कि अगर आप पापा वाली कविता पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय उदय प्रताप दादाजी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी को, आदरणीय सुनील जोगी जी को, आदरणीय अदीप जी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी आगंतुकों को विशेष प्रणाम करती हूँ कि अपने अमूल्य समय में वक्त दिया मुझे, और कोई अपना विशेष कार्य छोड़ के आया होगा, कोई कैसे भी आया होगा। आप सबके लिए, इस सहयोग के लिए आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और एक विशेष प्रणाम आदरणीय एपी मिश्रा जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तो हैं ही, उसके साथ ही मेरे बहुत अच्छे अभिभावक भी हैं। और सच कहूँ तो शायद कहना नहीं चाहिए, मिश्रा जी को मुनादी पसंद नहीं है कि कोई मुनादी करे, लेकिन अगर मैं एपी मिश्रा जी के लिए एक सटीक सा शब्द कहूँ कि कलयुग का कर्ण, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहाँ तक मेरी पुस्तक की बात है, तो मुझे ये नहीं पता कि कविता क्या होती है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, इसका व्याकरण क्या होता है, मीट्रिक छंद क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। बस मैं अपनी बातों को लिखती गई और लोगों ने कहा कि ये कविता है, तो मैंने भी मान लिया कि कविता है। मेरे पिताजी आदरणीय पंडित खुशीराम दुबे दिव्य, जो कि बहुत सशक्त रचनाकार हैं, आदरणीय भैया डीडीओ इस समय सुल्तानपुर में पोस्ट हैं, वो भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उन्होंने हनुमत शतक लिखा है। पापा को तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और बस जब बहुत तकलीफ़ें हुई तो कुछ यूँ रहा कि दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं। तो बस मैं भी वही करती रही। और यूँ तो मुझे ईश्वर में बहुत ही अगाध श्रद्धा रही। बजरंगबली मेरे आराध्य हैं। लोग कहते भी हैं कि आप लड़की होके बजरंगबली को इतना क्यों मानती हैं, तो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे बल, बुद्धि और विद्या तीनों चाहिए, और मैं कहाँ फुटकर मांगती फिरूं सबसे। तो अपने बजरंगबली को समर्पित करती हुई 2 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। बल बुद्धि विद्या दान कीजिए, क्लेश सब हर दीजिए। बल बुद्धि विद्या दान कीजिए, क्लेश सब हर दीजिए। हर भूमिका की सार्थकता को बृहद पर दीजिए। अनुमान है बल का नहीं, हनुमान में सब जानती। अनुमान है बल का नहीं, हनुमान में सब जानती। अनुनय नहीं अधिकार है, मुझको मेरा वर दीजिए। अनुनय नहीं, मैंने सखा भाव में प्रार्थना की है कि मैं अनुनय नहीं कर रही हूँ, मेरा ये अधिकार है कि मुझे मेरा वर चाहिए। और मुकुल जी ने आदेश किया है कि मैं पापा की कविता पढ़ूं, तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा कि पापा मेरे सामने बैठे हैं
और मैं वो कविता पढ़ रही हूँ, सुनिएगा कि छोटी थी तो ही अच्छा था, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा। छोटी थी तो ही अच्छा था, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा। वो घर की छोटी अंगनैया बाबा लेते रोज बलैया, भैया के कंधे से लद कर जीने पर चढ़ने की जिद कर। कुछ ना होकर भी सब कुछ थी, मालिक बनकर ही रहती थी। कोई चपल चंचला कहता, कोई बहता झरना कहता, मैं पंछी उन्मुक्त गगन की रहती थी बस अपने मन की, और मेरा मेरा ही होता था, बाकी सब हिस्सा बंटता था। मेरा मेरा ही होता था, बाकी सब हिस्सा बंटता था। और जब मिलती फटकार तुम्हारी माँ का प्यार हमेशा भारी, जाने फिर कब बड़ी हो गई, सच दुल्हन सी खड़ी हो गई। साड़ी बिंदी सेंदूर ताशा, रिश्तों की बदली परिभाषा। और जो तुमसे लग के रोई थी, जो तुमसे लग के रोई थी, जड़वत खड़ी हुई क्यों पापा। छोटी थी तो ही अच्छा था, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा। बहू बनी बेटी से आकर, बहू बनी बेटी से आकर, सब खोया कुछ भी ना पाकर। उर अंतस में दर्द समेटे, कहते भी तो किससे कहते। आज चंचला बस चुप चुप सी, अनुभव की पीड़ा में धुत सी। नए नए सब लोग नया घर नई रीत, चलना नौपथ पर। नए नए सब लोग नया घर नई रीत, चलना नौपथ पर। ना अपना सा लगता कोई, ना जाना पहचाना कोई। सबकी सुनना कुछ ना कहना, बस सबकी हाँ में हाँ करना। दूर हुए मेरे सब अपने, वो बचपन के झूठे सपने, जिसमें अपने घर होती थी, मर्जी से जगती सोती थी। अम्मा की उंगली होती थी, पापा का संबल होती थी, भैया का भी काम बटाती, भाभी की बिटिया बन जाती। इतना भी क्यों दूर कर दिया, रहने को मजबूर कर दिया। इतना भी क्यों दूर कर दिया, रहने को मजबूर कर दिया। इतनी उम्र जहाँ काटी है उसकी याद भुलाऊं कैसे। आज मिले जो नए लोग उन पे अधिकार जताऊं कैसे। और घूंघट में अक्सर रोती हूँ, बाहर आती मुस्काती हूँ। याद बहुत जब भी आती है, भीड़ में तन्हा हो जाती हूँ। और जो सबसे लड़ती रहती थी, जो सबसे लड़ती रहती थी, खुद से लड़ी हुई क्यों पापा। छोटी थी तो ही अच्छा था, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा। बहुत ही संवेदनशील कविता और बहुत ही यथार्थपरक कविता। हमारे यहाँ सामने बहुत सारे लखनऊ के जो कवि जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जाते रहते हैं, डॉक्टर निर्मल दर्शन, केकांत अस्थाना जी, सुजीत द्विवेदी जी, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप की ये कविता जो है ये एक पूरे हिंदुस्तान की बेटियों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तथागत ने कहा कि अप दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बने। सूरज से रोशनी मांगकर कब तक भाग्य संवारा जाए, सूरज से रोशनी मांगकर कब तक भाग्य संवारा जाए। बेहतर है खुद दीपक बनकर अंधियारे को मारा जाए। मानसी जी ने वही काम किया है, स्वयं दीप बनकर के जो है उजाला फैलाया है और उन विषमताओं से निश्चित रूप से लड़ी हैं। जो विषमताएं प्रत्येक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आती रहती हैं, तो उसके लिए जो हौसले चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए, वो मानसी जी में भरपूर है। बल्कि हमारे देश की बेटियां निश्चित रूप से पिछले तमाम वर्षों में इच्छा शक्ति से भरपूर हुई हैं। और मैं बेटियों के लिए कहना चाहता हूं कि बेटियां भगवान का वरदान होती हैं, बेटियां भगवान का वरदान होती हैं। शहनाई के आगाज़ की वो तान होती हैं, उस घर को लगा देती हैं खुशियों के मेले, जिस घर के कोने कोने से अनजान होती हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी सिलसिले में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुनील जोगी जी को, जिन्होंने अपनी रचना धर्मिता के पिछले 25-30 वर्षों में विभिन्न आयाम छुए हैं। मैं उन्हीं के 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि महकते हुई ज़िंदगी बांटते हैं, महकते हुई ज़िंदगी बांटते हैं, ज़माने में सबको खुशी बांटते हैं। भले उनकी किस्मत में कांटे लिखे हों, मगर फूल सबको हंसी बांटते हैं। हंसी का वो चितेरा कवि हम सबका और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुनील जोगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकुल महान जी। आज के मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके बहुत आदरणीय पूज्य श्रद्धेय दद्दू डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि श्री AP मिश्रा साहब, सुधाकर अदीप जी, सर्वेश अस्थाना जी
और जिसके कारण जिनके लिए हम सब एकत्र हुए हैं। दरख्ती दीवार कविता संग्रह की रचयिता डॉक्टर कुसुम द्विवेदी मानसी जी, प्रकाशक दिव्यांश के मेरे भाई, और आप सब लखनऊ के कवि, साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी अनुरागी बंधुओं, मैं बहुत बधाई देता हूं सबसे पहले दरख्ती दीवार के लिए मानसी जी को। और ये बड़ी सुखद समय है जब उनके पिता सामने बैठे हैं। हर पिता को ये चिंता होती है कि जब बेटी बड़ी होती है, लेकिन वो पिता धन्य होता है जब उसकी बेटी स्वाभिमान से, सम्मान से किसी मंच पर उसके सामने ही खड़ी होती है। तो अगर पिता यहाँ हैं, एक बार वो खड़े हो जाएंगे तो हम सब चर्चा कर रहे हैं कि उनके पिताजी कौन हैं। आप उनके पूज्य पिताजी का भी तालियां बजाकर स्वागत करें। ये सम्मान का अवसर उनके लिए भी है कि उनकी बेटी ने ऐसी रचना की है जिसके लिए पूरा समाज और साहित्य समाज यहाँ एकत्र हुआ है। मैं जितना देख पाया इस पुस्तक को, एक तो यहाँ इस मंच पर आदरणीय दद्दू हैं, और वो जिस मंच पर होते हैं हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम किसी तीर्थ में बैठे हुए हैं। रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजाकर बैठे हैं, रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजाकर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाबों को महका कर बैठे हैं। आपके साए में बैठे तो दिल ने यह महसूस किया जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहा कर बैठे हैं। ये वो बड़े लोग हैं जिनको देखकर लिखने की और अच्छा करने की प्रेरणा जागती है। मैं जितना कुछ देख पाया हूं इस पुस्तक को, बहुत सारी विशेषताएं मुझे दिखाई दी। पुस्तक की पहली कविता जब प्रार्थना से शुरू होती है और अभिमन्यु पर समाप्त होती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो रचनाकार हैं उनके भीतर आस्था भी है और अभिमन्यु की तरह समाज के चक्रव्यूह से जूझने की क्षमता भी है। पूरी दृष्टि आस्था और अभिमन्यु तक दिखाई देती है। और जब वो संग्रह माँ को समर्पित हो तो ये भी प्रकट होता है कि माँ के प्रति कितना अनुराग है और कितनी भक्ति उनके भीतर है। मैं बहुत कविताएं तो नहीं पढ़ पाया। एक और सुखद ये है कि अंशुमन जी महाराज जी ने इस पुस्तक में भूमिका लिखी है, कुछ शब्द लिखे हैं। जब कोई संत किसी पुस्तक पर लिख देता है तो पुस्तक अपने आप में बहुत महत्व की हो जाती है। संत के शब्द मिल जाने से पूरी पुस्तक में मुझे ऐसा लगा कि बहुत जगह प्रश्न है समाज से, जैसे आखिर बड़ी क्यों हुई पापा, इस जीवन का क्या मतलब, साथी हुआ दुष्यंत है, आखिर कब तक तुम्हें क्या हुआ, छोड़ना क्यों चाहते हो, कब तुम याद नहीं आए। ये वो सब ऐसे प्रश्न हैं, ऐसी कविताएं हैं जिनमें आप पूरे जीवन का दर्शन कर सकते हैं। किसी न किसी जीवन की घटना से जुड़ी हुई कविताएं हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं और पुस्तक को ले जाकर मैं जब पूरी और पढ़ूंगा तो मैं शायद इस पर और अच्छा कुछ बोल सकूंगा। सर्वेश जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और निश्चित तौर पे कविता बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर कविता की वकालत करते हुए कहता हूं कि सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे, सदियां बीते जब सुल्तानों के नामो निशान नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। तो जो अक्षर है वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। लोग दद्दू मुझसे कहते हैं कि इंटरनेट के जमाने में, आज व्हाट्सएप का युग है, लोग दिन भर फेसबुक करते हैं, कविता कालजयी कहां रही, कविता का महत्व क्या रहा और कविता ने समाज को क्या दिया। तो मैंने कहीं कुछ कहा, मैं सुनाने का मोह नहीं संवरण कर पा रहा हूं, इसलिए क्योंकि कविता संग्रह के लोकार्पण के अवसर पर हूं। कविता के महत्व को बताते हुए मैं कहता हूं और आप सबकी स्वीकारिता भी चाहता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर, कविता के रूप देखना आप कि ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है।
माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, और इससे बड़ी स्वीकार्यता समाज में और राष्ट्र में कविता की क्या हो सकती है कि माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। वो जनगणमन भी एक कविता ही है। इसलिए कविता के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं मानसी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद ही मैं कुछ टिप्पणी और कर पाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये दूसरी पुस्तक है, इसके आगे बहुत कुछ कमियां समाज में होती हैं। सर्वेश जी ने कहा कि इंगित किया कि सबके लेखन में, मेरे लेखन में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कौन ऐसा है कि जिस पे कमी नहीं होती, फलक के पास भी खुद की जमीन नहीं होती। तो कमियां सबके भीतर हैं, लेकिन हम अच्छाइयों की तरफ देखते हुए मानसी जी को बहुत बधाई देता हूं कि इस तरह की रचनाएं और लिखती रहें और हम सब तक वो पहुंचती रहें। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आमंत्रित किया एपी मिश्रा जी ने, उनका बड़ा स्नेह मेरे साथ है। मैं बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं, और आप सबका भी बहुत बहुत आभार। कविता की किताब का विमोचन और कविता की परिभाषा डॉक्टर सुनील जोगी ने जो अपने उद्बोधन में कहा है, निश्चित रूप से कविता का यही महत्व है कि कविता जो अपने सुर, लय, ताल, रदीफ, काफिये के साथ होती है तो वह दिल के अंदर प्रवेश करती है। वैसे तो ज़िंदगी में हम लोग गद्य जीते हैं, गद्य भी कई विधाएं हैं, लेकिन कविता इसीलिए दिल को छू करके निकलती है क्योंकि कविता में जो ब्रह्म अक्षर जो सुर और लय और ताल के साथ निकलते हैं वो ब्रह्म का रूप होते हैं, और वो आपके दिल के अंदर ब्रह्म स्वरूप जब आपका दिल हो जाता है तो वो कविता जो है महत्वपूर्ण होती है, प्रभावशाली होती है। किसी ने कहा कि देख किसी की भीगी पलकें जब जब अंतर मन रोता है, देख किसी की भीगी पलकें जब जब अंतर मन रोता है, जीवन तब जीवन होता है। तो जीवन की यही परिभाषा, अगर आपका अंतर मन आपसे कुछ नहीं कहता, अगर आपका अंतर मन चुप है तो आप चैतन्य रहते हुए भी चुप ही की तरह हैं। और जब कोई लेखक, जब कोई रचयिता अपनी कविता लिखता है तो इसका मतलब है कि उसका अंतर्मन जागा हुआ है, वो समाज को देख रहा है, वो हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए कहा गया है कि कविता का जो लेखक होता है उसके लिए 4 घर होते हैं। मैं 4 घर बताता हूँ कैसे होते हैं। पा जाने को सब कुछ है पर खो देने की शर्त भी है। पाने को सब कुछ है लेकिन खो देने की शर्त भी है। खुशियों की चादर में लिपटी दुख की भीनी परत भी है। खुशियों की चादर में लिपटी दुख की भीनी परत भी है। और 4 मकान देखकर वो बोला, इनमें से तुम रहो कहीं, आसमान है, ये धरती है, ये गर्दिश है, गर्त भी है। 4 ही इस पूरे ब्रह्मांड में 4 जगह होती हैं। आप कुछ भी लिख करके आसमान को छू सकते हैं, धरती पर रह सकते हैं, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप गर्दिश में भी जा सकते हैं, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप गर्त में भी जा सकते हैं। तो इन्हीं स्थितियों में, इन्हीं 4 मकानों में पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और कवि की अपनी रचनाधर्मिता इन्हीं मकानों के आसपास से गुजरती है। वो उसकी कलम पर डिपेंड करती है, उसकी कलम पर निर्भर करता है कि वो कौन सा मकान चुनता है। मैं देख रहा हूँ हमारे बाईं तरफ हमारे सबके बहुत ही दिल के करीब हमेशा रहने वाले डॉक्टर सुधाकर अदीब जी, जो पूर्व में यहाँ के निदेशक तो रहे, लेकिन निदेशक की हैसियत तो अपनी एक अनिवार्यता, शासकीय सेवा की आवश्यकता थी, लेकिन वो स्वयं एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। कई कृतियाँ उनकी आपके सामने आ चुकी हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आशीर्वचन के 2 शब्द यहाँ देने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर सुधाकर अदीब जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकुल महान जी। आज की इस सारस्वत सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय उदय प्रताप सिंह सर, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री एपी मिश्र साहब, परम आदरणीय सुनील जोगी साहब, भाई और हम सबके बहुत ही आत्मीय सर्वेश अस्थाना जी, यहाँ आज हम जिनके काव्य संग्रह के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी यशस्वी और ऊर्जावान डॉक्टर कुसुम द्विवेदी मानसी जी,
उपस्थित देवियों, सज्जनों, विद्वज्जन, करुणा से ही कविता का जन्म हुआ है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा आदि कवि वाल्मीकि के संदर्भ में कही गई ये पंक्तियाँ कितनी सटीक हैं भावाभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से, यह हम सभी, आप लोग सभी सुधीजन इसे जानते हैं। प्रायः हर अतिशय संवेदनशील मनुष्य के मन मस्तिष्क में कविता का प्रादुर्भाव इसी प्रकार से होता है। आत्मपीड़ा परिपक्व होकर जब समष्टिगत पीड़ा बन जाती है, संसार की पीड़ा हो जाती है और संसार उस पीड़ा को समझने लगता है, आत्मसात करने लगता है, तब कविता वास्तविक अर्थों में सामने आती है। मानसी द्विवेदी जी के साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ होगा। जब हम उनके इस अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण काव्य संग्रह दरकती दीवार की कविताओं को पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ पाते। मानसी जी का एक कथन संक्षेप में बहुत कुछ कहता है। भीतर जो मुड़ के देखूं तस्वीर में जड़ी हूं, दीवार दरकती है दहलीज पे खड़ी हूं। वस्तुतः यह कश्मकश हर भारतीय नारी की, जो थोड़ी बहुत भी स्वतंत्र चेता या खुददार होती है, कि अभ्यंतर की ही कश्मकश है। एक दहलीज हमेशा उसके सामने होती है, लक्ष्मण रेखा की तरह। दरकती दीवार संग्रह में अनेक मार्मिक कविताएं हैं, जैसे कि आखिर बड़ी हुई क्यों पापा, जो अभी इन्होंने सुनाई, मेरा मौन, तुम क्या जानो और सुनो अभिमन्यु इत्यादि। इनमें उनकी कविता सुनो अभिमन्यु उनके संघर्ष और संकल्प को दृढ़ता से अभिव्यक्त करती है। कुछ पंक्तियां मैं रखूंगा, हालांकि पूरा संग्रह पठनीय है और आप सब उसे पढ़ेंगे ही। हर कवि हमको बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ साधारणीकरण भी होता है किसी भी काव्य कृति या साहित्यिक कृति के माध्यम से। सुनो अभिमन्यु में मानसी जी लिखती हैं, सुनो अभिमन्यु हूं मैं, घिरी अपनों से हूं मैं, मुश्किलें कौरवों सी हैं 100 ओर से, आजमाने सब उठे हर छोर से, दिया खुद को वचन है मर नहीं जाना, मुझे बच के है आना, मैं सारे द्वार तोड़ूंगी, मैं सारे लक्ष्य भेदूंगी। युवा कवित्री डॉक्टर कुसुम द्विवेदी मानसी का यही आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच उन्हें उनके काव्य सृजन में और उनके इस जीवन संग्राम में बहुत आगे तक ले जाएगा। उन्हें बहुत बहुत बधाई और मेरा साधुवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुधाकर अदीप जी। निश्चित रूप से वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता आँखों से बहती है, आँखें हृदय में भी हो सकती है, आँखें विचार में भी हो सकती है, और आँखें अपनी जगह आँखें, आँखों का जो बिंब कविता के लिए है, निश्चित रूप से हर कविता वहीं से निकलती है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि डॉक्टर अदीप जी के आज हमारे यहाँ उपलब्ध होने का सौभाग्य मिला और हमें आशीर्वाद मिला। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम उन विभूतियों की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने न कि केवल साहित्य के माध्यम से, अपनी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से, अपने अच्छे व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने अंदर बैठे हुए इंसान के माध्यम से इस समाज को बहुत कुछ दिया है।
मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय AP मिश्र जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। उनके लिए कहना चाहता हूँ कि कोई भी हल कर ले मुझको, कोई भी हल कर ले मुझको, इतना भी आसान नहीं हूँ, कोई भी हल कर ले मुझको, इतना भी आसान नहीं हूँ। मैं सिक्कों में बिकने वाला बाजारू सामान नहीं हूँ। अब कुछ दिन चलकर टूट जाऊंगा, इतना भ्रामक मत सोचो। फौलादी हिंदुस्तानी हूँ, मेड इन चीन जापान नहीं हूँ। जोरदार तालियों से डॉक्टर AP मिश्र जी का स्वागत। भाई मुकुल महान जी अभी हमारा परिचय करा रहे थे। मैं एक औपचारिकता होती है मंच की, मंच पर आज इस सभागार में इस संस्थान के अध्यक्ष, बल्कि कार्यवाहक अध्यक्ष कहें, नहीं तो गलती हो जाएगी, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर सर्वेश अस्थाना जी, अफसर कम साहित्यकार ज़्यादा सुधाकर अदीप जी, और इस सभागार में जिन कुसुम द्विवेदी मानसी के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, मेरे पत्रकार मित्रों, अर्चना दीक्षित जी, मेरे विभाग के बड़ी संख्या में उपस्थित, शायद वो ये जान करके कि मैं किसी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हूँ आए होंगे, और मेरे पत्रकार मित्रों, बात कहाँ से शुरू करूँ? डॉक्टर सुनील जोगी चले गए हैं। एक दिन वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है उन्हें इस सरकार में, और वो पद्मश्री हैं, लेकिन उनका स्नेह ऐसा कि जब तब वो मेरे दफ्तर आ जाते हैं। एक दिन मेरे दफ्तर आए थे और संभवतः ये किताब उसी दिन छपकर मेरे सामने आई थी। ये समस्या थी कि इस किताब का एक औपचारिक विमोचन कराया जाए, और तब मैंने उनसे निवेदन किया था कि इस किताब का विमोचन आप करें, और वो सहमत भी हो गए थे। अपने आगे के 15 दिन के कार्यक्रम बताया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जब आप कहेंगे तब आएंगे। बात आई कि ख़त्म हो गई, वो अपने कार्यक्रम पर चले गए। लेकिन ये लोभ मैं रोक नहीं पाया अपना, और एक दिन जब मानसी द्विवेदी आई तो मैंने कहा कि बेहतर होगा इस कार्यक्रम को हिंदी संस्थान में रखा जाए, और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध कर लूँगा और इसका विमोचन उनसे कराया जाए, उनके सभागार में कराया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज वो सपना सच हुआ, और ये उनके मेरे ऊपर अहेतुक कृपा है, उनकी उदारता है, उनका स्नेह है डॉक्टर साहब का, कि वो उनकी अनुपस्थिति में मैंने ये कार्यक्रम भी तय कर लिया। बाद में अर्चना जी ने हमारी मदद की, वो वाराणसी में थे तब, और बिना उनकी अनुमति के इतना अधिकार रखता हूँ उनके उस स्नेहिल व्यवहार के कारण कि ये तारीख भी तय हो गई और ये सभागार भी तय हो गया। मैं कृतज्ञ हूँ उनका। ये इस किताब की पृष्ठभूमि जो है, इस किताब की अधिकांश कविताएं गेय हैं, और उन गेय कविताओं को मानसी ने मुझे, ज़्यादातर कविताओं को मैंने टेलीफोन पर सुना है, और उन कविताओं से कहीं न कहीं बहुत गहरे तक प्रभावित भी रहा हूँ, क्योंकि समाज की संवेदना को मैंने देखा है, उनकी जीवन शैली को देखा है, उनके संघर्ष को देखा है, और जो कुछ उनके व्यावहारिक जीवन में हुआ है उसकी तुलना कुछ इस तरह करता हूँ, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। शायद यही कुछ बातें जो अनकही रह गई थीं इस किताब में मौजूद हैं। मैं आद्योपांत इस किताब को पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर नीरज प्रकाशन के लोग बैठे हुए हैं, दिव्यांश प्रकाशन के नीरज जी बैठे हुए हैं। इसके छपते छपते तक कुछ कविताएं कटी हैं, कुछ जुड़ी हैं। बहुत कम समय में उन्होंने इसको पुस्तक का रूप दे करके लोगों के सामने लाने का काम किया है। मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूँ।
जहाँ तक इस किताब के बारे में कहने की बात है, बहुत कुछ नहीं कहूँगा, भाई सर्वेश अस्थाना जी ने बहुत कुछ कह दिया है। रही सही बात, क्योंकि मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि अभी मानसी कुछ हमारी तुलना कुछ ऐसे कर रही थी जैसे कुछ कलयुग का कर्ण हो जाने क्या क्या। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार मैं नोएडा में तैनात था और एक मुशायरे में शहरयार थे, स्वर्गीय अब तो, और कुमार विश्वास उसका संचालन कर रहे थे। तो शहरयार के मंच पर आने से पहले कुमार विश्वास ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ कहने के बाद उनको बुलवाया। और शहरयार जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा, व्यक्ति को अपनी प्रशंसा तो सुननी चाहिए लेकिन उस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। मैं भी यकीन नहीं करता हूँ। ये सब परमात्मा का दिया हुआ मन है। अभी डॉक्टर साहब के कमरे में बैठे थे हम लोग इस कार्यक्रम में आने के पहले। जो बात सुग्रीव ने कही थी, ये अलग बात है कि एक गलत आदमी ने बहुत सही बात कही है रामचरितमानस में, और वो सुग्रीव ने कही है कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये परमात्मा की कृपा है जो ऐसा मन देता है हम में से, आप में से, जो संवेदना के स्तर पर जीते हों। और ये उसी का प्रतिफल है कि एक छोटे से बुलावे पे हमारे विभाग के इसमें कई चेहरे जिनको मैं पहचानता हूँ, वो सब आज यहाँ पर हैं। ये कुसुम द्विवेदी मानसी को बधाई देने के लिए आए हैं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी सभागार में उपस्थित हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, क्योंकि वो उस श्रेणी के लोगों में आते हैं, उस प्रजाति के हैं जो लुप्त हो रही है। अब इतने वर्षों के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो श्रेष्ठता उनमें है वो सब अब इतिहास होने जा रहा है। इसलिए जब जब अवसर मिलता है, क्योंकि तबय होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, और सत्संगत दुर्लभ संसारा। मतलब इसलिए मैं खुद नहीं बोलूँगा, मैं अपना भी समय अगर कोई है बचा तो मैं उन्हें देता हूँ। और मैं उनको आज के इस मंच से जब जब मैं उनसे कुछ भी सुनता हूँ अभिभूत हो जाता हूँ। और मैं तो चूँकि कर्म गति है, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं जब भी कभी अवसर लगता है तो आकर उनके पास बैठता हूँ और उनसे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये सब बातें मैं उनके एक कविता को मैं अपने जीवन का आधार मानता हूँ। और जब कहीं बात होती है अपने सफलता और विफलता की कि इंजीनियर श्रेष्ठ हैं या आईएएस श्रेष्ठ हैं या कौन है कौन नहीं है, तो उनकी कविता का सहारा लेता हूँ कि सकस्ता कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। इससे ये वो बात है जिससे मैं सदैव प्रेरणा लेता रहता हूँ और अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगता है। तो ऐसे व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जब मंच पर मौजूद हों तो अब और आगे कुछ कहने की न हिम्मत है और न हैसियत है। इसलिए एक बार फिर मैं समझता हूँ कि मैं सोच के आया था कि इनकी कुछ कविताओं को मैं खुद इसमें पढ़ूंगा, लेकिन चश्मा मेरा वहीं रह गया है। तुम क्या जानो दर्द नहीं का कितनी बार सिसक कर रोई। ये न केवल ये कविता बल्कि कई ऐसी कविताएं हैं जिसको मैं अपने बहुत करीब पाता हूँ, और इसलिए इस किताब को मैंने आद्योपांत पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। एक बार फिर इस किताब के श्रेष्ठ लेखन के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये सम्मान दिया, स्नेह दिया, इसके सब के लिए बहुत आभारी, बहुत ऋणी, बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मिश्र जी ने किताब, लेखन और वक्त के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी बातें कहीं। हम सब लोग लखनऊ वासी आदरणीय मिश्र जी के बहुत ऋणी रहेंगे, क्योंकि लखनऊ की जो प्रगति है, विकास है, उसमें बहुत बड़ा जो उजाले का योगदान है आदरणीय मिश्रा जी का है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आदरणीय ए.पी. मिश्र जी के लिए होनी चाहिए। लगातार बिजली आती है, मैं तो इतनी बिजली से कई बार परेशान हो जाता हूँ। दो बल्ब एक्स्ट्रा लगवाए हैं मैंने घर में, आखिर करें क्या एक्स्ट्रा बिजली का। लेकिन ये सब जब ऐसी विभूतियाँ हमारे शहर में होंगी आदरणीय ए.पी. मिश्र जी,
कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। और मुकुल महान जी अब मानेंगे नहीं, मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में ये कहते हुए जिसको मैं कहना चाहता था, क्योंकि समयाभाव के कारण, दो बातें। एक तो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी के आभार के लिए एक बात छूट गई थी, को साहिब से वो कहीं नवाजी और आप समाज साज सब साजी। ऐसा कौन साहब होगा जो अपने सेवक के लिए वो सारी बातें कर दे, अपने आप सब साज दे, अपना सभागार भी दे दे, अपनी व्यवस्था भी यहाँ की बना दे। तो ऐसा साहब वही हो सकते, को साहिब से वो कहीं नवाजी आप समाज साज सब साजी। और अभी आदमी को विस्मरण न हो, इसलिए उसका यथार्थ रहे। अभी मुकुल महान जी कहने लगे, इसलिए मैं जो वापस आना पड़ा कि हम कुछ नहीं करते हैं, ये सब परमात्मा कराता है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। इसीलिए मैं ये ना पालना चाहिए आदमी को, सो सब तो प्रताप रघुराई और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। बस यही बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि अब बोलने की बारी डॉक्टर साहब की है और वो आमंत्रित करेंगे औपचारिक रूप से मुकुल महान जी। वास्तव में आदरणीय मिश्र जी के हम आभारी हैं। बहुत अच्छा सौम्य व्यक्तित्व, तो पहले भी हम कई बार कार्यक्रमों के सिलसिले में मिलते रहे, तो एक हौसला मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे होते हैं। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उस हिमालय की एवरेस्ट पर पहुंचते हैं जहां से हमें प्रेरणा मिलती है, जो हम सबके हृदय में रहते हैं। जहां हम बैठे हैं, यहाँ की जिम्मेदारी इस स्थल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यहाँ से निकलने वाली बहुत सारी योजनाएं, किताबें, कविताएं, कहानियाँ, गद्य, तमाम भाषाओं के अनुवाद, जिनकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा उत्तरदायित्व तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पर है। आदरणीय दादा उदय प्रताप सिंह जी अपने कार्यकाल जो विगत 3-4 वर्षों से चल रहा है, आप सब लोग देख रहे होंगे कि लखनऊ में लगातार हिंदी के कार्यक्रम होते रहते हैं और ऐसा बहुत कम हो पाता है, बहुत कम कार्यकालों में हो पाता है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय दादा उदय प्रताप सिंह जी का हम स्वागत करें। मैं उन्हें इस पुस्तक पर बोलने के लिए आमंत्रित करूं। मैं आपकी तरफ से 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि यूं तो इस माटी का सबको कर्ज चुकाना होता है, यूं तो इस माटी का सबको कर्ज चुकाना होता है, कभी कभी खुद को खोकर ही सब कुछ पाना होता है। ऐसे लोग सदा जीते हैं, वर्तमान में रहते हैं, उनके आगे शीश झुकाना तीर्थ जाना होता है। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद मुकुल महान जी। फिर वही बात कहूँगा कि जो अभी आदरणीय मिश्रा जी ने कही थी कि अपनी तारीफ सुननी तो चाहिए पर उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। आदरणीय मिश्रा जी, मेरे प्रिय डॉक्टर सुधाकर अदीब जी, मेरे और एक और प्रिय अस्थाना जी और बेटी कुसुम द्विवेदी मानसी जी, मैं पहले तो मानसी जी को, उनके पूज्य पिताजी को और उनके पूरे परिवार को एक बहुत बात की बधाई देता हूं कि उनके घर में एक इतनी प्रतिभा संपन्न बेटी है। एक दिनकर जी की एक पंक्ति है कि बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। ये किस सुंदरता की ओर इशारा है दिनकर जी का? रेशमी पर्दों की ओर है, फूलों की ओर है, सोने चांदी की ओर है कि महलों की ओर है? नहीं, बड़े महानगरों के सौंदर्य और जगमगाहट और चकाचौंध की ओर उनका इशारा नहीं है। उनका इशारा है जो इस संसार को विचारों की सुंदरता देता है, वो महान कवि होता है। और अभी जब हम उनकी कविता उनके मुंह से सुनी, मानसी के, जो उन्होंने अपने पापा के लिए लिखी, और दरकती दीवार जब सुनी, अभिमन्यु वाली, अभिमन्यु क्यों, तो मुझे लगा कि वो भी इस समाज को सुंदर विचार देने का प्रयास कर रही हैं। और अब उस कविता में कहीं कहीं, जैसे सर्वेश अस्थाना ने कहा कि वो जो छंदस कविता की जो शर्तें होती हैं, जो व्याकरण होता है, वो पूरा नहीं है।
उसको मैं इसलिए नहीं मानता कि अभी उनके लिखने की बहुत उम्र पड़ी है। वो बाद में कोई पहले दिन से ही महाकवि नहीं हो जाता। कभी जब शुरू में मैंने भी कविताएं लिखी थी, उनमें भी खूब गलतियां होती थी। मेरे एक उस्ताद थे, वो उन्होंने मुझको बहुत डांटा कि तुमको इतनी उर्दू पढ़ाई पर तुमको कुछ समझ में नहीं आई। मैं उन दोनों पूरा समाजवादी हो चुका था, तो मैंने एक उनको शेर सुनाया था अपना कि हम जुल्म से लड़ने की कसम खाए हुए हैं, उस्ताद काफिया और बहर देख रहे हैं। तो काफिया और बहर अपनी जगह हैं, लेकिन कभी कभी जब सामाजिक सरोकारों की बात आती है और उन सामाजिक सरोकारों के बारे में कहने में आड़े आए व्याकरण, तो थोड़ा सा उसे छोड़ देना चाहिए। इसकी मैं पूरी अनुमति देता हूँ, खास तौर से नए लोगों को। और बहुत बढ़िया कविताएं हैं। मैं एक कामना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और इसी तरह से लिखती रहें और आगे श्रेष्ठ लिखती रहें। एक बात की बधाई और मैं देना चाहता हूँ। असल में जो सुधाकर अदीप जी ने कहा कि करुणा, दया और अंदर से द्रवित हृदय, ये कविता का सोर्स होते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। कहावत क्या है? कविता है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought। जो हमारे दिल में सैडेस्ट थॉट होता है और उसकी जो छटपटाहट होती है वो बाहर कविता बन के आती ही है। और नारी जीवन जो है वो छटपटाहट के सिवा कुछ भी नहीं है। नारी बिटिया के नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार। नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, आधा मन इस पार है आधा मन उस पार है। उसे अपने ससुराल का भी अपने घर का भी उसे उसमें उन दोनों द्वंद्व में से वो एक तीसरा कविता के अभिव्यक्ति का समय निकाल ले तो वो उस बिटिया का नाम ही होगी कि वो कविता के लिए बनी हुई है। ये दरकती दीवार जो है, ये पढ़ के मुझे अपनी एक कविता याद आई। किसी ज़माने में मैंने जब इसी शायद बहुत छोटी उम्र का था तब लिखा था कि हमारे घर की दीवारों में अनगिनती दरारें हैं, सुनिश्चित है कहीं बुनियाद में गलती हुई होगी। और ये थी वो सामाजिक, उस पर मैंने लिखा था हमारे देश पे कि हमारे पास सब कुछ हैं मगर दुर्भाग्य से हारे, कहीं अंदर से चिंगारी कहीं बाहर से अंगारे, गगन से बिजलियां कड़की धरा से जलजले आए, यही क्या कम है हम इतिहास में जीवित चले आए। यही क्या कम है हम इतिहास में जीवित चले आए। हजारों वर्ष भारत ने महाभारत के दुख झेले, दुशासन से क्षणिक उन्माद में गलती हुई होगी। हमारे घर की दीवारों में अनगिनती दरारें हैं, सुनिश्चित है कहीं बुनियाद में गलती हुई होगी। कवि का काम है ये कश्मकश जो जिंदगी की है, जो नारी की कश्मकश है, उस पर कविता लिखना और इतनी सफल कविता लिखना एक बड़ा काम है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन एक बात अपने अनुभव से बताता हूँ, अच्छी कविता लिखने के लिए 3-4 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो दूसरों की कविता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चिंतन, मनन और अध्ययन, इन 3 को घोंट पीस के छान के तब एक तोला कविता बनती है। और अध्ययन बहुत ज़रूरी है। मैं तो बड़ा ताज्जुब करता हूँ जब मैं AP मिश्रा जी की कर्मठता की बात सुनता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे अब मुकुल महान ने कहा कि उन्होंने लखनऊ को बहुत प्रकाश दिया है, अब वो साहित्य के क्षेत्र में भी प्रकाश देने लगे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। खुद भी उन्होंने इतनी बढ़िया 2 किताबें लिखी जो मैंने पढ़ी और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। मानसी की जो ये प्रेरणा के भी स्रोत वो ही है, तो इसलिए अब वो साहित्य में भी प्रकाश देते हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आदर करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ और एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ, मानसी जी को और उनके परिवार को और आप सब लोगों को कि आप हिंदी संस्थान के संबंध में जो भाव रखते हैं उससे मैं बहुत
अनुग्रहित हूँ, बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय दादा उदय प्रताप जी। दरकती दीवार का ये विमोचन हुआ। दीवार दरकती है तो निश्चित रूप से संवेदना की बात है, दीवारें न दरकें। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर बहुत सारे पति टाइप के लोग बैठे हुए हैं। मैं हास्य कवि होने के कारण एक सूत्र दे करके विदा लेना चाहता हूँ कि हमारे घर में भी कभी कभी दीवार दरकती है, पर मैं बचा लेता हूँ। कैसे बचाता हूँ? मैं एक सूत्र आपको देता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए बिंदा पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि मन से रहिए या अनमने रहिए, एक दूसरे पर तने रहिए। मन से रहिए या अनमने रहिए, एक दूसरे पर तने रहिए। अगर पीछे वाले कमरे में लड़ाई हो जाए तो दिन भर ड्राइंग रूम में बने रहिए, आपकी दीवार दरकेगी नहीं। ये एक सूत्र है, मैंने जो अपनी जिंदगी में अपनाया है। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के संयोजक स्वागताध्यक्ष राजेंद्र पंडित और बिंदा पांडे जी ने इस कार्यक्रम को संयोजित किया है। और हमारे एक पांडे जी जो इस समय मोबाइल पे बात कर रहे हैं, पूरा नाम नहीं पता है, लेकिन एक बार जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। सर, आप एक बार खड़े हो जाइए और सबको अपना चेहरा दिखा दीजिए। आपकी पूरी मेहनत इस कार्यक्रम में लगी है। मैं इस समय आमंत्रित करना चाहता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय बिंदा पांडे जी को कि आएं और हम सबका धन्यवाद ज्ञापन कर खुद को कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल महान जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जिनको अभी शुरू से और अब तक सारे वक्ताओं ने संगम, गंगा और छू लेने से पावन हो जाए, ऐसे अध्यक्ष परम आदरणीय दादा उदय प्रताप जी, इस पूरे कार्यक्रम के सर्जक और आज की इस मंच के मुख्य अतिथि, जिनको अभी आदरणीय डॉक्टर मानसी जी ने कलयुग का कर्ण कहा, यह कहीं से भी गलत नहीं है। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री AP मिश्र जी, अदीप जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले हमारे भाई मुकुल महान जी, इस कार्यक्रम के संयोजक सखा जैसे मित्र पंडित राजेंद्र पंडित जी, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सामने बैठे तमाम रचनाकार मित्र हैं जिनको मैं जानता हूं, काफ़ी पहले से परिचय है जिनसे। तमाम सर्जक सामने बैठे हैं, तमाम बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। हमारे पांडे जी जो विद्युत विभाग के हैं, जिन्होंने यह सब, जिसके वजह से यह सब पूरी कला दिखाई दे रही है, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबके चरण स्पर्श करते हुए इस कार्यक्रम में आने के लिए सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना व्यस्त समय निकाल करके यहाँ पर आए, यह आपकी रचना धर्मिता के प्रति स्नेह भी है और हमारे ऊपर यह आभार भी है आपका। अतः मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। और अब हम लोग विमोचन जैसा ही महत्वपूर्ण कार्य नाश्ते का भी होता है। हाँ, खाना भी देवताओं की श्रेणी में आता है। आप सब लोग यहाँ से नाश्ता करके जाएंगे और मैं सर्वेश अस्थाना जी की 2 पंक्तियों से कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ कि हम लोगों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहते तो कह ले, लेकिन कोई फर्क नहीं, बस मैखाना बना रहे और ये पैमाना बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।